Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Very good evening to all of you. सर मुझे सबसे पहली बात तो ये बताइए कि कहाँ तक हमने पढ़ा था एज यूजुअल, जैसा आप मुझे याद दिलाते हैं तो जल्दी सर से याद उससे दिला दीजिए। पहले एक चीज पूछनी थी आपसे। पूछिए। सर मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं याद, बट सर मेरे को कंफ्यूज हो गया था। सर स्कूल में उन्होंने ना सर रिलेटिव वेलोसिटी पे वो कराया था कि सर वो बसेस टाउन ए टू बी और बी टू ए जाती हैं और साइकिलिस्ट है। वो अभी बेटा अगर मैं समझा भी दूंगा तो समझ नहीं आएगा। द रीजन बीइंग कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो। तो अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रख लो अगर मैं सॉल्व करने को मैं कर भी दूं। ये एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि दो टाउन है, दोनों से रेगुलर इंटरवल पे बसेस निकलती हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक साइकिलिस्ट है जो एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड उसको उसके मोशन की डायरेक्शन में उसको बस पास करती है आफ्टर सम टाइम, वो टाइम गिवन है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको हर बार बस क्रॉस कर रही है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड विद विच द बस इज फ्लाइंग ऑन द रोड। यही सवाल है ना आपका? यस सर। बट बेटा उसको समझने के लिए ना पूरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। हाँ सर, एंड इट इज उन्होंने क्वाइट। एंड में वो वीटी और वीटी दोनों इक्वेट कर दिए थे। बिल्कुल। दोनों डायरेक्शन में जो दोनों डायरेक्शंस में जो उसको बस मिलेंगे, ठीक है, तो वो हर बार वो सेम टाइम पे क्रॉस हो, तो उसके लिए वीटी वीटी इक्वेट नहीं होगा। वो हर बार सेम टाइम के बाद क्रॉस हो, तो उसके लिए जो उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वही डायरेक्शन इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा। बट वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, नहीं हो पाएगा। अगर मैं बता भी दूं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कहाँ तक पढ़ा था मैं। गुड इवनिंग आशीष, कहाँ तक पढ़ा था? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड तक पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दिया, क्वेश्चन कराया इंस्टेंटेनियस स्पीड पर? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, देवांश सिंह बोहरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है डी एक्स बाई, ये पढ़ा दिया है, फॉर्मूला बता दिया या नहीं बताया है? नो सर, फॉर्मूला बता दिया था, आप वो एक्सप्लेन कर रहे थे इंटीग्रेशन डीएक्स और इंटीग्रेशन वीडीटी वाला। अच्छा, तो पहली बात तो मैं आपको वो याद दिला दूं कि v is equal to dx by dt is the instant formula for the instantaneous velocity। तो अगर आपको पोजीशन गिवन हो, x गिवन हो, मतलब x इन टर्म्स, इन अदर वर्ड्स x इज पोजीशन। तो अगर पोजीशन आपको गिवन और आपसे स्पीड पूछा जाए तो यू विल जस्ट डिफरेंशिएट दैट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप x को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड। लेकिन अगर मान लो इंस्टेड आपको v गिवन है और x पूछा जा रहा है, v गिवन है और आपको x पूछा जा रहा है, तो इस केस में आप इंटीग्रेट करेंगे, और अभी हम क्वेश्चन से उसको समझेंगे इन सारी चीजों को। देखो, अगर आपको x गिवन है और v लाना है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। और उल्टा करना है, अगर v इंस्टेंटेनियस गिवन है आपको और आपको x लाना है तो इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट, x से v जाना है अगर तो dx बाई dt करेंगे, और यहाँ अगर आना है तो dx इज इक्वल टू वी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको एक आइडिया बन जाए कि कब क्या करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन। सर आपसे बोला x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t। ठीक है, ये x की वैल्यू, वेयर x इज पोजीशन। ठीक है, x क्या चीज है? पोजीशन है। तो x जो पोजीशन है वो डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। बट अभी फिलहाल तो सबसे पहली बात ये समझिए कि x पोजीशन है। ये मैं भी आगे समझाऊंगा कि पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 100% है, बट वो डिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर डिस्टेंस भी है वो। ठीक है, वो मैं अभी आपको, या मैं समझा ही देता हूँ, कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। x एक्चुअली में पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, विच में और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। इस बात को पहले समझो, बाकी क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। पहले तो लॉजिक क्लियर होना सर, पहले तो हमें ये पता हो कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ये क्या कहना चाह रहा है मास्टर। सर मैं आपसे कहूं ये ओरिजिन है, एंड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 12 मीटर। मैंने बोला कि ओरिजिन है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं जहां पर हूं वहां पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू वहां पर 12 मीटर है। समझ आई बात? बोलो। यस सर। ठीक है, जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पर x की वैल्यू 12 मीटर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है? ये 12 क्या चीज है? मेरी पोजीशन है कि मैं कहां पे खड़ा हूं, पहली बात समझिए। इज दिस माई पोजीशन और नॉट?
अब यहां पर पहुंचने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं डायरेक्टली यहां से यहां सीधा गया होऊंगा, मतलब डायरेक्टली आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड आई रीच्ड 12 मीटर मार्क। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आई गो somewhat away from the 12 meter mark and then returned to that mark again। बात समझ में आई? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं? से समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं किसी पॉइंट पे हूं, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच गया, या मैं उस पॉइंट से आगे जाके फिर लौट के वहां पहुंचा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। Yes, sir. तो जब पोजीशन आप कहते हैं ना, व्हेन यू सिंपली क्लेम पोजीशन कि योर पोजीशन इज दिस, या यू सिंपली क्लेम दैट कि योर पोजीशन इज दिस और दिस मच, तो आप उसमें सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि आप कहां पर हैं, बट उसमें ये पता नहीं चलता कि हाउ डिड यू रीच टू दैट पॉइंट। डिड यू रीच द पॉइंट डायरेक्टली, और you went to some other point and then you came back to that point? ये पता नहीं चलता। अगर सर इफ यू आर रीचिंग दिस पॉइंट डायरेक्टली, तो इस केस में तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा और यही डिस्टेंस भी होगा। टेल मी यस और नो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम अगर हम डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। Yes, sir. ठीक Yes, है ना, sir. डायरेक्टली अगर हम पहुंच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही चलो एंड यू रीच टू अ पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट डायरेक्टली, तो उस केस में आप ये क्लेम कर सकते हो कि योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। बट अगर आप सोचो ऑन द अदर हैंड कि अगर आप आगे गए और फिर पीछे लौट के आए, तो इफ यू वेंट टू सम पोजीशन एंड देन यू रिटर्न, ठीक है, अगर ये सिचुएशन हो कि आप आगे गए और उसके बाद आगे से पीछे लौट के आए, अगर ये सिचुएशन है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस will be greater than displacement। Correct me if I'm wrong। Is it correct बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जब भी ऐसे x की इक्वेशन हो ना ऋषिक साहब, तो x का मतलब एक चीज बहुत श्योर है, जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि x इज पोजीशन, और पोजीशन 100% डिस्प्लेसमेंट तो है ही, बट इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट क्लियर है? आना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट कि वेदर द गिवन x रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और बोथ। कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि द गिवन x इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट और बोथ? हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट? तो एक बात मैं बता रहा हूं, सिंपल लॉजिक दे रहा हूं। अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो विद टाइम, तो इसका मतलब है कि x इज ओनली रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, पोजीशन बैक हो सकती है, आगे जाके पीछे आ सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो अगर x की ऐसी इक्वेशन है जिसमें x डिक्रीज हो रहा हो विथ टाइम, तो आप कहेंगे x विल ओनली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर x की इक्वेशन ऐसी है जो टाइम के साथ सिर्फ इंक्रीज ही हो रही है, तो फिर इट विल रिप्रेजेंट बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पता नहीं क्या बोले भाई। ये बात ऐसी है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं सिर्फ इधर जा रहा हूं, सीधा सिर्फ जा ही रहा हूं। इफ आई एम कंटिन्यूइंग टू गो इन द सेम डायरेक्शन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम और नॉट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. और इस केस में कंटिन्यूअसली आपका एक्स इंक्रीज ही कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जाके और वापस आने लगा, तो पहले एक्स इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होने लगा, या एक्स डिक्रीज होने लगा, तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आए तो सिंपल सी बात याद रखो, एक्स वाली इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, अगर सबके साथ सेम साइन है, मतलब सम अल्फा टी स्क्वायर प्लस सम बीटा टी क्यूब, इस तरह से जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है, अगर सब में सेम साइन है, इसका मतलब या तो सब में प्लस है या सब में माइनस है, तो इस केस में x की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं होगी। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर x में ऐसा है कि अल्फा टी स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा टी क्यूब, फिर प्लस ऑफ गामा टी कुछ भी 4 कुछ भी ऐसा, तो माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। तो ऐसे केस में याद रखिए कि x की वैल्यू डिक्रीज होगी, और x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इट विल ओनली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बट नॉट द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा अलग से, वो तरीका अलग होगा। अब भी आपको बात समझ में आई या नहीं? जी
सर तो लेकिन सर हम फॉर श्योर ये नहीं बता सकते ना जिसमें इंक्रीज हो रहा है कि डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल हम बिल्कुल बता सकते हैं, श्योर तो बता दिया ना मैंने कि अगर सारे टर्म का साइन सेम नहीं है तो फॉर श्योर मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। नहीं एग्जांपल सर ले वो लो नहीं सर, जब जी। इंक्रीज हो रहा है तो आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, जी बट सर डिस्टेंस तो ज्यादा भी हो सकता है या कम वो ही हो सकता है ज्यादा। स्ट्रेट लाइन पे ऋषिक साहब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है या नहीं? यस सर। तो x अगर x है, इसका मतलब ये है कि यू आर ट्रैवलिंग ओनली अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस पे आप सीधा जा रहे हो, उसका मतलब ये यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर, नहीं है समझ तो गया। इन दैट केस देयर इज नो इफ एंड बट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा या नहीं। यस ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल। हाँ, अगर पाथ डिफाइंड नहीं होता, मुझे ये नहीं पता होता कि किस पाथ के अलोंग द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और सम अदर पाथ, सम पैराबोला और सम कर्व, तो फिर उस केस में मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। तो एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, तो एक बात तो मैंने फिक्स कर दिया कि यू आर ओनली फ्री टू मूव अलोंग वन एक्सिस और वन कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला पॉइंट तो फिक्स हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि वन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चलने पर भी आप आगे जाके लौट सकते हैं। अगर आप सीधा सीधा आगे ही जा रहे हैं तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बट अगर आप आगे जाके लौट रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपसे बोला है कि अगर x की इक्वेशन में इफ यू हैव ईच एंड एवरी टर्म विद द सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और आइदर निगेटिव, तो उस केस में x की वैल्यू सिर्फ इंक्रीज होगी। इसका मतलब पार्टिकल विल नेवर रिटर्न। इसको और मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि जहां रिटर्न होता है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उस बात को और आगे हम समझा देंगे। बट अभी फिलहाल तो इस बात को समझिए कि अगर सारे टर्म के साथ सेम साइन है, मतलब सेम साइन का मतलब आइदर पॉजिटिव विथ ऑल द टर्म और नेगेटिव विथ ऑल द टर्म, तो इन दैट केस वन थिंग इज फॉर वेरी श्योर कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल बिकॉज पार्टिकल विल नेवर रिटर्न। लेकिन अगर और मतलब पॉजिटिव साइन भी और नेगेटिव साइन भी है विद द टर्म्स इन्वॉल्व, ठीक है, कोई टर्म पॉजिटिव है तो कोई दूसरा टर्म नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अगर हो तो इसका उस केस में ये होगा कि यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। जहां पर अब वो कब आएगा वो अभी समझाऊंगा, बट एक बात क्लियर हो गई कि एक्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस बट इट इज 100% डिस्प्लेसमेंट। हाँ ना बोलो भाई। सर तो जैसे आपने बताया कि आगे जाके वो वापस आके उस पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारा साइन अलग होंगे ना, मतलब नेगेटिव वो डिक्रीज होगा। नहीं, साइन क्यों अलग होगा? साइन देखो, एक बात याद रखना कि एक्स कैसा है उसकी वजह से साइन बदलता है। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ गया, x इज इक्वल टू 12 मीटर पे पहुंचा और उसके बाद लौटने लगा, लौट के मैं यहाँ पर पहुंच गया वेयर x इज इक्वल टू 8 मीटर, तब भी मेरा जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई एम स्टिल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई अगर मान लीजिए कि आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आप अभी भी तो पॉजिटिव एक्सिस पे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। बट सर हाँ, अगर आप मैग्नीट्यूड घटेगा। रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट रुकिए। अगर आप निगेटिव एक्सिस पे चलने लग जाएं तो आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा ना। नहीं समझे? पोजीशन पॉजिटिव या निगेटिव का क्या मतलब है कि वेदर यू आर ऑन द पॉजिटिव एक्सिस और वेदर यू आर ऑन द नेगेटिव एक्सिस। अगर पोजीशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि यू आर ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, और पोजीशन निगेटिव है इसका मतलब है कि यू आर ऑन द नेगेटिव एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि अगर मैं सिर्फ रिटर्न होने लग गया तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। गलत बात, समझ रहे हो? ये निगेटिव तब होगा व्हेन यू विल क्रॉस द ऑरिजिन एंड यू गो टू द एक्सिस ऑफ डिफरेंट साइन। नहीं समझे भाई? अगर मैं ये निगेटिव एक्सिस पे चल रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जब तक यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ तक मेरी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। आफ्टर आई क्रॉस दिस पॉइंट देन आई विल रीच टू द पॉजिटिव एक्सिस। अब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होना शुरू होगा। सर लेकिन आपने अभी बोला था ना कि सर वो एक्स डिक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे। यार उसका दूसरा कुछ मतलब मैंने कुछ और बताया दोस्त, तुम कहाँ से कौन सी बात कहाँ पहुंचा रहे हो। मैंने बोला कि बीच में माइनस, वो अभी और तुमको लॉजिकली समझ में आएगा। उसका रीजन ये है कि एक्स डिक्रीज होने का मतलब ये है कि भाई ये बात तो यही हुई ना कि अगर मैं यहां तक पहुंचा उसके बाद फिर मैं वापस लौटने लगा तो ये तो एक्स डिक्रीज हो रहा है ना दोस्त। ए दोस्त, इधर जाने के बाद एक्स डिक्रीज हो रहा है या नहीं ऋषिक भाई? यस सर। हो रहा है। तो ये अगर मान लो यहाँ पर पहुंचे तो ये एक्स कहीं पर 8 मीटर हो गया, यहाँ पहुंचे तो एक
तो हम ये कह सकते हैं ना पोजीशन डिक्रीज होने लगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगी आफ्टर अ टाइम। तो डिक्रीज कब होगी? जब आप रिटर्न होगे। बट रिटर्न होने का ये मतलब नहीं हुआ कि एक्स निगेटिव हो गया। डिक्रीज होना एक अलग चीज है। डिक्रीज होना एक अलग चीज है और निगेटिव होना एक अलग चीज है। बात समझ रहे हो भाई? जैसे मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू 4 - 2 है तो इज इक्वल टू 2। अब मैं x इज इक्वल टू 4 - 3 रख दूं, 4 - 3 रख दूं, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ ऋषिक? यस सर हुआ। बट डज इट बिकम्स नेगेटिव? नो, नॉट येट। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 4 - 5 कर दूं तब ये नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? यस नहीं आया? ठीक है, तो डिक्रीज डजंट मीन्स कि इट विल इंस्टेंटेनियसली बिकम नेगेटिव। डिक्रीज का मतलब है कि वो x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वो डिक्रीज करते करते 0 होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव होगी। यस सर। अब ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं, ये अभी भी है? नहीं सर अब क्लियर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4t² प्लस ऑफ 2t है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा ही हो ये जरूरी नहीं है। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब भाई सारे लोग प्लीज वापस इसमें पार्टिसिपेट करें। भाई सबको ये बात समझ में आई क्या करना है यहाँ पर? आयुषी, अध्यान, आराध्या, Yes, sir. आशीष, देवांश, कौस्तुभ, Yes, sir. ऋषिक, सबको ये क्लैरिटी है कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? Yes, sir. x इज इक्वल टू 4t² प्लस ऑफ 2t इंस्टेंटेनियस। क्या करें इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मेरे बच्चों? dx/dt। dx/dt। चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर बेसिक खेल डिफरेंशिएशन का। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप ये खेल खेल सकते हो, नहीं आता है तो ये खेल आपके लिए इम्पॉसिबल। तो ये d/dt ऑफ क्या कर लीजिए, d/dt ऑफ 4t² प्लस ऑफ 2t, ये x की वैल्यू है। अब हमें बस यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म है, वो मैथमेटिक्स है। अब डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है कि अगर इफ यू हैव प्लस साइन और माइनस साइन इन बिटवीन द टू टर्म्स, दो टर्म के बीच में प्लस साइन या माइनस साइन है, तो आप क्या करते हो? आप दोनों टर्म को अलग कर देते हो, d/dt ऑफ 4t² प्लस ऑफ d/dt ऑफ 2। ये तो करोगे? टेल मी यस और नो। अब डिफरेंशिएशन आपको इसीलिए सिखाया गया था मेरे बच्चों। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर इसका डिफरेंशिएशन अब आपको आना चाहिए। देखिए अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं सारा स्टेप सिखा दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आपका टाइम खराब होगा और आपको आना चाहिए कि 4 और t, 4 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है कि अगर t टू द पावर n होगा d/dt, तो ये फॉर्मूला होगा nt टू द पावर n-1। अगर कोई कांस्टेंट साथ में है तो कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे और सिर्फ हम वेरिएबल पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2, तो ये dt/dt, t का डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से करो तो ये 1 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 8t प्लस ऑफ 2। ये आ गया v का फॉर्मूला, या v की वैल्यू आ गई 8t प्लस ऑफ 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड और दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड। ये स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन मैंने दिया हुआ है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा या नहीं? मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब कोई भी टाइम की वैल्यू आप रख दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। इज इट करेक्ट? आप t की वैल्यू 1 रख दो तो 1 सेकंड पे स्पीड पता चल जाएगा, t की वैल्यू 2 रख दो 2 सेकंड्स पे पता चल जाएगा। तो हमें क्या बोला गया? 2 सेकंड्स पे बताना है, तो पुट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, मेरे लाल मेरे पीले 2 सेकंड्स रख दो। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 टू द 16 प्लस ऑफ 2, 18 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. सर मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर इसमें हमारा जो मोशन है वो कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का सेंस बताओ, फिर से बोलो ऋषिक। मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। या सर अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन या कैसे मतलब? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन
कांस्टेंट रहे, तो वो ऐसे x देख के नहीं बता सकते आप, आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऋषिक? डिफरेंशिएट। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने पर ये, अब मसला ये है ना कि आपने आगे पढ़ लिया स्कूल में तो आप बिल्कुल आगे चले जाते, पेशेंस लूज कर लोगे तो मसला हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा, दूसरे का टाइम खराब होगा। बता तो मैं दूंगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, बट इस बात को समझो ये सब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्कूल आपका आगे हो गया, बट यू विल हैव टू हैव दैट पेशेंस, क्योंकि स्कूल में उतने चीजों पे वो डिस्कशन नहीं करते जितना हम लोग करते हैं आपके साथ, तो थोड़ा सा टाइम तो डिफरेंस आएगा। वैसे अगर इसमें हमें वो देखना है कि ये एक्सेलरेटेड है, ये तो ये v जो आया है ना, ये v की इक्वेशन आई है, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। अब ये dv बाई dt अगर हम करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका 8 आ जाएगा, तो ये सिर्फ 8 रह गया, इसमें टाइम तो नहीं आया, t की कोई वैल्यू तो नहीं है, इसके साथ t तो नहीं है, इसका मतलब इसका ये जो a है, a इज इक्वल टू 8, ये कांस्टेंट हो गया ना, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बाकी बच्चों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ऋषिक के लिए बता रहा हूँ, as it is independent of time। तो ऐसा acceleration which is independent of time, which will not change with the time, that is basically called as uniform acceleration, और उस केस में मोशन को हम uniformly accelerated कहते हैं। अब समझ में आई बात ऋषिक साहब? यस सर। तो एक्सेलरेशन या टाइप ऑफ मोशन देखने के लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएट करके ये देखना पड़ेगा कि वेदर योर एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम या इट इज टाइम डिपेंडेंट, दोनों में से क्या हो रहा है। अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्म। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो सारे बच्चों के लिए होगा, और प्लीज सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताइएगा। x इज इक्वल टू सर 2t की का क्यूब प्लस ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। फाइंड फाइंड v स्पीड, मतलब स्पीड एट t इक्वल टू फिर से 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लिखा है, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पीड आपको निकालना है, विल इट बी इंस्टेंटेनियस और एवरेज? नहीं यही बात समझ में बेटा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मैंने 2 सेकेंड्स का, और उस पर मैं आपसे स्पीड पूछ रहा हूँ, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा या एवरेज होगा? तो इंस्टेंटेनियस होगा सर। भाई या तो आपको इंस्टेंटेनियस वर्ड लिख दे, या फिर आपसे वो ये कहे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे बताओ, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम पे बताओ, या इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ। नहीं आया सर अगर एट की जगह वेयर कर देते तो फिर हम नहीं बता सकते थे ना। मतलब फाइंड स्पीड वर t इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब वेयर सर, वेयर वेयर। फाइंड स्पीड वेयर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तब भी तो उसका दोनों का एक ही मतलब हुआ ना। फाइंड स्पीड वेयर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, मतलब जब टाइम, ऐसे भी जब तो टाइम 2 सेकंड है 2 सेकंड्स जी। तक। सर ऐसे भी तो हम लेकिन कह सकते थे कि 2 सेकंड्स तक। नहीं नहीं, हाँ, अगर ये कह दे फाइंड स्पीड इन t इक्वल टू 2 सेकंड्स, स्पीड बताइए 2 सेकंड में, नहीं आ रही बात समझ? सर इन होगा तब। हाँ, तो वो एक अलग चीज हो गई, मतलब उसका मतलब ये होगा कि 2 सेकंड में आपको स्पीड, तो इसका कोई बेसिक सेंस नहीं बनता। 2 सेकंड में स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता। स्पीड हर पॉइंट पे अगर चेंज हो रही है तो हर पॉइंट पे स्पीड निकाला जाएगा या उसका एवरेज निकाला जा सकता है, तो 2 सेकंड में स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड। हाँ तो वही सर, मतलब तो सर अगर इन होता तो हम एवरेज स्पीड निकालते। हाँ, इन होगा तो एवरेज स्पीड, और वो कैसे निकाला जाएगा वो अभी जल्दी से सिखाऊंगा, अगर आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर दें तो। कुछ बच्चों का मेरे पास आंसर आ गया है। आरुषि, फाइनली आई कैन सी आरुषि कनेक्टेड। तो खैर, तो इसको फिर से वही करना है सर। अध्ययन, आंसर बताओ अध्ययन रहमान। सर मुझे सर अच्छे से नहीं आ रहा सर ये वाला। अच्छे से नहीं आ रहा है तो तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला है? नहीं सर। तो जब रसगुल्ला नहीं है, तुम बोल पाते हो, अभी बोल पा रहे हो, तो फिर मतलब ये पूछेगा कौन? शुड आई प्रिंट सम इनविटेशन कार्ड फॉर दिस एंड गिव इट टू यू? नहीं सर, पूछने वाला था सर। कब? कल? अभी नहीं एक सर, क्वेश्चन तो अभी इसी अभी। पे किया ना हम लोगों ने कि अभी आपको क्या नहीं समझ में आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ में आया, या जो हम ऋषिक के साथ डिस्कशन चल रहा था वो नहीं समझ आया? सर वो बाद वाला डिस्कशन सर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आप सिंपली इस बात को समझिए कि इसमें क्या निकालना है हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस जी स्पीड सर। निकालने के लिए अब ध्यान हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो फिर फिजिक्स कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। मैं ये जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ सबके लिए, जरूरी नहीं कि मैं अध्ययन से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ अध्ययन के लिए ऐसा कह रहा हूँ, मैं सबके लिए यहाँ पर ये बात कहूंगा। फिजिक्स में याद रखिए कि आपको फिजिक्स अगर सीखना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और दूसरा है वेक्टर्स, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये दो अगर आ गया तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ये दो नहीं आया तो सर पटक के रह जाओ, फिजिक्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए 3 घंटे अलग से क्लास दी जाती है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो बताए हुए फॉर्मूलाज हैं कम से कम वो याद रहें, और वो याद रखना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस लिया है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको वो याद रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो चलिए ध्यान भाई, सबसे पहली बात स्पीड निकालना है, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, dx by dt करना है। ठीक है, ध्यान, ये मेथड अगर नहीं समझ में आए तो पूछना। तो d by dt, ये स्टेप लिखने का मन करे तो करो, नहीं लिखने का मन करे मत लिखो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि डिफरेंशिएट करना है, और बीच में प्लस या माइनस साइन होता है, तो अलग अलग हम टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, dy dt ऑफ t स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2 वो क्या करूं सर आयुषी, व्हाट शुड आई डू विद द 2? multiply by सर वो कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इसका मतलब ये होगा 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t। हमें स्पीड कब चाहिए, तो स्पीड हमें चाहिए स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो पुट t इक्वल टू 2 सेकंड। t की वैल्यू 2 सेकंड आप रख दीजिए, तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए 4, और ये 4 हो जाएगा ना, 424 प्लस ऑफ 4, मतलब कि स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, 28 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। इसी पे एक और मैं फॉर्मेट सिखाता हूँ क्वेश्चन पूछे जाने का, ये अगर हो गया हो तो। ये नोट कर लीजिए ताकि मैं और भी कुछ चीजें सिखा सकूं मेरे बच्चों। यस सर, डन। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो अभी x दे दिया था आपको, मतलब पोजीशन की इक्वेशन आपको गिवन थी, और आपने क्या फाइंड किया, तो यू कैलकुलेटेड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, या यू फाउंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, बिकॉज यू हैड द वैल्यू ऑफ x। अब उल्टा भी तो हो सकता है, आपको v दे दिया जाए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्पीड दे दिया जाए, और आपको x पूछा जाए, मतलब डिस्टेंस पूछा जाए। पॉसिबल है सर? सर बिल्कुल सीधी बात है कि पॉसिबल है भाई। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आपको, जैसा अभी तक कर रहे हो भाई, ऐसा हो सकता है ना, क्वेश्चन बचपन वाले सवाल याद करो कि आपको बोला कि डिस्टेंस d है, टाइम t है, बताओ स्पीड कितना। एक तरीका सवाल ये पूछा जाता था। आपको दूसरा कर दिया कि v बता दिया, t बता दिया, आपसे पूछा डिस्टेंस कितना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो हो सकता है कि x दे के आपको स्पीड पूछ लिया, दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। दूसरा ये है कि दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि सर आपसे बोला v इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 0 and t इक्वल टू 4 seconds if at t इक्वल टू 0 x is also equal to 0। अब देखो, मुझे ये बताओ, ये जो v की वैल्यू दी हुई है, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू और इट इज वेरिएबल? मतलब ये जो स्पीड दिया हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल, सबको समझ में आना चाहिए। t को चेंज करोगे तो v की वैल्यू चेंज होगी। क्या बोलते हो कौस्तुभ? इफ यू चेंज t तो v विल आल्सो चेंज। तो स्पीड बदल रहा है, वेरी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन स्पीड की गिवन है, इज will this equation represent average speed or it will represent instantaneous speed? मतलब if you change the value of t in this equation, so you will get the instantaneous value of speeds, or you will get the average value of speed by changing the value of t? सर इंस्टेंटेनियस।
मतलब एवरेज इससे निकाला जा सकता है, बट इसमें अगर हम अलग अलग टी पे हमें अलग अलग वैल्यू ऑफ स्पीड मिल रही है तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगी ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? आर यू कन्विंस्ड और नॉट? यस सर। भाई आप टी में 1 पुट कर दीजिए तो v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, टी में 2 पुट कर दीजिए तो v इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड बता रहा है, इसका मतलब है दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी ऐसा हो तो dx इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, v dt करना है ऐसे, मतलब इंटीग्रेशन का सहारा लेना है डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए। सर ये क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए v इंस्टेंटेनियस होता है सर, v इंस्टेंटेनियस होता है dx by dt। तो अगर मुझे dx निकालना है तो इसको हम लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय dt, ठीक है, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यही आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया कि जब आपको x से v लाना हो तो डिफरेंशिएशन करिए, और v से x लाना हो तो इंटीग्रेशन करिए। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। बता दो कि हमने इंटीग्रेट क्यों किया दोनों साइड को? इसलिए किया क्योंकि ये dx इज इक्वल टू v dt, इसका मतलब है कि ये बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, बहुत छोटे से वैल्यू ऑफ टाइम। लॉजिकली अगर सोचो dx का d कब लगाते हैं? व्हेन द वैल्यू इज वेरी लार्ज और इट इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। कब लगाते हैं बेटा बच्चे? फिर जब बहुत छोटा हो। बहुत छोटी वैल्यू, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू, तब आप क्या लगाएंगे? तब आप सीधा सीधा वहां पर वो लगाते हैं, d लगा देते हैं। dx का क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस की इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू, और dt का क्या मतलब हुआ कि टाइम का इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। ये तो मतलब है कि टाइम की इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू और dx की इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। दिस इज द मीनिंग, राइट? आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये तो स्मॉल वैल्यू आई ना। तो इसी तरह से ऋषिक, अगर पार्टिकल कंटिन्यूअसली चल रहा है तो भाई इतने छोटे समय में इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर छोटे और समय में फिर और छोटा डिस्टेंस, फिर छोटे फिर और डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 10 सेकंड में बताओ, ये तो dt टाइम में ये डिस्टेंस है, dt का मतलब बहुत छोटा टाइम, मतलब dt कितना छोटा टाइम है, तो dt इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो। बहुत छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस है। इसको थोड़ा और मतलब आसान करके समझाने के लिए ऐसा समझ कि dt अगर 1 है, जबकि ये 1 होता नहीं है, 1 से बहुत छोटा होता है, तो अगर dt 1 है तो उस 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस हुआ ना ट्रैवल। तो अगर मैं आपसे 10 सेकंड में पूछ लूं तो क्या करोगे? ये तो 1 सेकंड का डिस्टेंस है, तो ऐसा ही ऐसा डिस्टेंस 10 बार ऐड होगा ना, सोच के देखो। यस सर। तो अब उसी चीज को, एडिशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं? इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ही तो आएगा, सोच के देखो ना। यस नहीं आया, मतलब ये देखो, ये जो छोटा वाला वो dx इज इक्वल टू वी डी टी, यहाँ से जो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको वी डी टी मिलेगा के साथ dx इज इक्वल टू सर वी डी टी आया, ये आपको स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टेंडिंग टू जीरो का डिस्टेंस है। तो अगर आपको इतने इतने से इतने तक के बीच का टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ऐसा ऐसा बहुत छोटे 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 छोटा मिलेगा डिस्टेंस, जिसको आप ऐड करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपको नेट डिस्टेंस पता चलेगा। और कंबाइन करने का ही एक तरीका इंटीग्रेशन। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ शायद। क्या बोलते हो ऋषिक भाई? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो v की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, 4t² dt। देखिए सर, आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब टाइम 0 है, x की वैल्यू 0 है, और टाइम की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 0 से 4 तक। तो टाइम का लिमिट होगा 0 से 4 तक, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। इनिशियल नीचे लिखते हैं, फाइनल ऊपर लिखते हैं। इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से, और फाइनल कहां तक जाना है? 4 तक। t0 पर x की वैल्यू 0 है, t जब 4 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है? यही तो क्वेश्चन है। नहीं आया भाई? लिमिट विमिट समझ आया भाई? आप लोग सबको बोलना यार, ऐसे सन्नाटे में मत बैठो, फिर पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाती है। किस टाइप से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, भूल गया कहाँ से भाई? सर। यहीं से। कहाँ से? यहीं कहीं से? बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है सर अब से जो आगे स्टार्ट करेंगे उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे यार, पहले तो ये इक्वेशन समझो कि जब भी
v गिवन हो और x निकालना हो, मतलब डिस्टेंस निकालना हो, तो इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है उसका, इससे हम इंटीग्रेशन करेंगे dx इज इक्वल टू v dt। पहले हाँ ना बोलो, ये बात समझ में, ये स्टेप क्लियर हो गया? Yes, sir. नहीं नहीं, जो अभी बच्चा बोल रहा था कि सर दोबारा यस सर। अब इसमें अब देखो v की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, v हमें गिवन है 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर इसमें प्लेस कर दिया। अब इसमें लिमिट रखना है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो राइट साइड पे t है ना, तो t की लिमिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 4, मतलब 0 से स्टार्ट करना और 4 तक जाना है आपको। टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 रखनी है और कहां तक जाना है आपको, 4 तक। तो 0 से 4 तक, क्लियर? साथ में क्वेश्चन में मैंने ये भी मेंशन किया है कि एट t इक्वल टू 0 x इज आल्सो इक्वल टू 0। तो x का लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से, ये भी 0 क्योंकि मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में। और कहां तक जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा उसको मैंने x मान लिया, यही x हमें निकालना है। डिड यू अंडरस्टैंड देवांश सिंह बोहरा? यस सर। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन करें, अब इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, 0 से x इज इक्वल टू, अब मैं फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं याद दिला देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x टू द पावर n dx, या ऐसे ही लिख देता हूं, पता ना फिर कंफ्यूज होने लगो कि ऊपर अलग वेरिएबल लिया है, नीचे अलग लिया है। t टू द पावर n dt, ये आपका लिखा हुआ है k t टू द पावर n dt। तो k कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ x dx का इंटीग्रेशन हो गया, x कहां से कहां तक, 0 से x तक, ये 4 को बाहर कर दीजिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे इस फॉर्मूले से, n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो इंटीग्रेट करिए तो t क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर टिल हियर? प्लीज हर स्टेप पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए इसमें। ये स्टेप क्लियर है? इज यस इट सर। क्लियर? एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड। yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी जस्ट पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना। हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर उसके बाद क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। तो इसमें x को रिप्लेस करो बाय इट्स अपर लिमिट, फिर उसके बाद रिप्लेस द x बाय लोअर लिमिट। यहाँ पर ये 4 और 3, नीचे 3 एज इट इज रह जाएगा। t में अपर लिमिट रखो क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो t की है, ठीक है, ये जो लिमिट है वो तो t की है ना, ये तो t में ही पुट करोगे तो 4 का क्यूब माइनस ऑफ 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्यूब इज 64 डिवाइडेड बाय 3। नहीं आया? इस तरह आ गया। ठीक है, इसका मतलब 256 बाय 3 मीटर, ये आंसर आएगा सर। पहले इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सर ये बहुत मुश्किल है, फिर तो आपको लगेगा पता नहीं क्या करा रहा है ये। इंटीग्रेशन आना जरूरी है, सर वरना तो इंटीग्रेशन आगे का और समझ आया, जी मतलब ये वाला जी फॉर्मूला समझ आया सर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं समझ आया इंटीग्रेशन। छोड़ दो, मत समझो, ये आ गया, ये कम से कम याद रखो, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ये सब वो भी इंटीग्रेशन से होगा, बिना इंटीग्रेशन के नहीं होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी कौन सा, यही बस ये फॉर्मूला भी याद रह जाए तो काम बहुत हद तक बन जाएगा आपका। फिर तो वहां जहां पर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा वहां पर तो बता ही दिया जाएगा आपको कि साइन के डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब तो बता ही देंगे। लेकिन ये तो कम से कम याद रखो, इंटीग्रेशन का ये बेसिक सा फॉर्मूला, ये सबने नोट कर लिया है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आप लोग करके मुझे बताइए, पता नहीं आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए वैसे तो। t प्लस ऑफ 2, ये v की वैल्यू है, आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 seconds. Assume
at t equal to 0 x initial is equal to 0। इससे पहले आप क्वेश्चन नोट करें या कुछ सॉल्व करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मुझे बोला गया कि x + 1 को इंटीग्रेट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, x + 1 dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x dx प्लस ऑफ 1 into dx मतलब dx, और अलग अलग कर सकता हूँ। ये रूल सिखाया था क्या आप लोगों को? अरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेट और बीच में प्लस माइनस साइन, ये सब ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 ऐसे भी होता। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन, तो हर टर्म को अलग अलग कर देंगे। इसको अलग लिख देंगे एक्स स्क्वायर dx प्लस ऑफ, इसको हम लिख देंगे x dx प्लस हम इसको लिख देंगे dx। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। पहले ये समझ में आया तब उस क्वेश्चन पे जाना। अरे हाँ ना बोल लो Yes, दोस्त। sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करिए, आप ही लोग करेंगे, आप ही लोग सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर भेजेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी से सॉल्व हुआ? 8 मीटर इज द आंसर गिवन टू मी बाय ऋषिक। ऋषिक ने आंसर सेंड किया है 8 मीटर। कौस्तुभ, देवांश, आराध्या एंड आयुषी, प्लीज you people also send me your answer in chat. I've got only one answer yet, and that is from Rishik. चलिए मैं बता देता हूं, कि v is equal to t plus of 2, इसको आप dx निकालना है। मैंने अभी आपसे क्या बोला, dx is equal to v dt करिए और दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, यही करना है।
तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, t प्लस 2 dt, या आप v की वैल्यू लिखिएगा और dx इधर। t का कहां से कहां तक लिमिट लेना है आपको, 1 से लेके 3 तक, और x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से x तक, क्योंकि आपसे बोला गया कि जब t 0 है तो x की वैल्यू 0 है। एक मिनट, t 0 पे x 0 बोला है ना, इसको एक मिनट एक काम करना, t 0 पे x 0 को यहाँ पर t1 कर लेना, यहाँ पर t1 कर लेना इस, क्योंकि अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे x 0 दे दें तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, फिर फंस जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें 1 पे डिस्टेंस नहीं पता होगा जी, 1 पे डिस्टेंस ही नहीं पता होगा, तो इसलिए 1 पे 0 है। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करें यहाँ से, तो dx का इंटीग्रेशन इज x। इसको पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन पल्ले पड़ गया भाई, आयुषी, आराध्या एंड कौस्तुभ, dx का इंटीग्रेशन x आएगा। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ t dt प्लस ऑफ 2 dt, कहां से कहां तक, 1 से 3, 1 से 3। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो x ये हो जाएगा सर t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन यही होता है सर t dt का, प्लस ऑफ 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, और कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मुझे बाकी 3 बच्चे जिनके मैं नाम ले रहा हूं, आयुषी, आराध्या एंड कौस्तुभ, काइंडली टेल मी कि डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप और नॉट। Yes, sir. ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो देखिए इसको मैं फर्दर आप लिख सकता हूँ 9/2 माइनस 1/2 एंड यू कैन फर्दर सॉल्व इट। t तो ये 4 हो जाएगा, 9/2 माइनस 1/2 दैट इज 8/2, 8/2 is again 4, 4 plus 4 is equal to 8 meter, and Rishik you are absolutely right and your answer is absolutely correct। x की वैल्यू 8 मीटर। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि if you know how to integrate then you will have no issue with this, and if you don't know how to integrate then you will have a lot of issue with this। So to understand these things completely you need to have a grip on the basic integration। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। So done. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, वेलोसिटी। ये जो भी मैंने कराया ना सबको फिर से बैठ के आराम से ना क्लास के बाद या कल जब भी आपको मौका मिल जाए जल्दी से जल्दी इन सबको फिर से रिवाइज करना कि सर ने करा क्या है इतनी देर में। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या मजाक हुआ है, ठीक है, तो ये प्लीज इसको देख लेना अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी, एंड यू मे बी हैविंग आइडिया ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप सिंपली या तो ये कह सकते हो कि द time rate of change of displacement is called as velocity, या time rate of change of position is called as velocity। इसका मतलब क्या है कि rate of change of displacement, rate of change of displacement, rate of change of displacement, displacement with respect to time is known as velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, या इसी को आप सिंपली कह सकते हो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो वेलोसिटी का बेसिक मतलब है कि कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर करेगा और उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का मेजर डिफरेंस क्या हो गया कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन and velocity is displacement traveled upon time taken। distance और displacement equal हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से speed और velocity it may be equal और it may not be equal, right? अच्छा, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को एक बात समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो, अध्ययन भाई अब हम velocity डिफाइन कर रहे हैं। अध्ययन, velocity मैंने ये बोला कि velocity का मतलब होता है rate of change of displacement। I Yes, think sir. you may remember what is velocity, right? अब एक चीज मैंने आपको बोला था displacement डिफाइन करते टाइम पे, I also told you the fact that displacement का दूसरा मतलब है change in position, कि how much of the position has changed while going from one point to another point, that will be simply called as displacement। याद करो, position का change कैसे आया, along which path your position has changed, या along which path you have gone from one point to another point, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि अल्टीमेटली पोजीशन में चेंज कितना आया।
where were you at t equal to t at initial value of time, and where are you at final value of time. That is only the thing on which the velocity displacement depends. Path पे displacement का कोई लेना देना नहीं. तो मान लो कि if you were at the position xi at t initial ti and you reach to a new position xf at t final tf, तो मैं ये कह सकता हूँ change in position which is actually nothing but displacement. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, which is nothing but displacement. This can be written as equal to xf minus of xi. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है, तो वेलोसिटी को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो. वेलोसिटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू xf माइनस ऑफ xi. दिस इज द पोजीशन का चेंज. कितने टाइम में हुआ ये चेंज, तो tf माइनस ऑफ ti. ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी, बिकॉज एनी चेंज यू रिप्रेजेंट इट बाई डेल्टा. डेल्टा बेसिकली जहां पर भी लग जाए, ये ट्राइंगल जहां पर भी लग जाए, इसका मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंज. So that change, that rate of change delta x by delta t is called as velocity. The rate of change of delta x by delta t is basically called as velocity. बात समझ में आई? इसको अपन क्या कहते हैं, velocity कहते हैं. Displacement upon time हो गया ये. In other sense, this is velocity. Clear? कोई कष्ट? खाना बोलो. सर वैसे आपसे चीज पूछ रही थी सर, अनरिलेटेड है इससे अभी. सर जैसे सर अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया तो हमेशा जरूरी नहीं है ना कि टाइम के उसमें. नहीं, बिल्कुल. देखो, रेट ऑफ चेंज डजंट मींस कि दैट चेंज विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली. रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज का एक बेसिक सा मतलब होता है एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. वो दूसरी क्वांटिटी टाइम हो भी सकती है, कुछ और हो सकता है. क्लियर हो गई बात? इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेशली मेंशन करा है ना. यस सर. ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया. अच्छा, अब इस केस में ये जो वेलोसिटी निकल के आई है बच्चों, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, इसको हम कौन सा वेलोसिटी कहेंगे, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स टोटल चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट. ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कौन सी वेलोसिटी कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी. क्लियर? यस सर. Yes, sir. ठीक है. दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर फिर से मेरी कुछ बातें सुनिए. वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, पहले तो एक छोटा सा पॉइंट सुन लीजिए. वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी में बिकम जीरो. मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है. पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी में बिकम जीरो. और दूसरा पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी में बी नेगेटिव. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, द थर्ड पॉइंट इज वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड. वर्ड यहाँ पे नहीं लगा रहा हूं, चाहो तो लगा देता हूं. मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में बी इक्वल टू स्पीड. मतलब वेलोसिटी जो है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है. वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू द स्पीड. सर जी सर वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी में भी जीरो सर कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. एक तो तरीका ऐसे समझ सकते हैं. दूसरा तरीका ये, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी में बिकम जीरो एट सम इंस्टेंट. तो मूविंग बॉडी के जीरो होने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी. बॉडी चल रही है, अगर चल के वहीं पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर का वेलोसिटी जीरो हो गया या नहीं हुआ. यस सर, बट वो कहीं और नहीं हो सकती ना फिर. नहीं हो सकती है, अभी आते हैं उस बात पर. हो सकती है, अभी उस बात पे भी आते हैं. पहले तो ये लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद बताता हूं. लिख लिया?
एक मिनट सर। यस सर। ठीक है, अब पॉइंट सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही जीरो हो सकते हैं तब जब बॉडी रेस्ट में आ जाए। समझ रहे हो सारे लोग? सुनना, अगर बॉडी हैज कम टू रेस्ट तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो होती है, दोनों जीरो हो जाएगी। अगर वो रेस्ट में कहीं पर आया है तो दोनों जीरो हो जाएगी। जैसे आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकिए, यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, आप ये देखेंगे कुछ हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आने लगता है या नहीं? कुछ हाइट तक जाता है Yes, फिर sir. नीचे आता है। ये कहाँ से नीचे आता है? जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, स्पीड जीरो हो जाता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, इसको हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, वहां पर वो मोमेंटरली इट कम्स टू रेस्ट एंड देन अगेन इट कम्स डाउन। नहीं समझ में आया? तो रेशिक वेलोसिटी और स्पीड दोनों जीरो हो गए, वेलोसिटी और स्पीड दोनों जीरो हो जाएंगे अगर पार्टिकल आपका रेस्ट में आ जाए। यस सर। समझ रहे हो? तो वो जीरो एक अलग बात है, वो जीरो की बात अलग है, वो जीरो में अलग पॉइंट है। मैं जो जिस जीरो के बारे में उसको रिफर करना चाहता हूँ उस पॉइंट पे लिखने के बाद, उसका बेसिक मतलब है कि अगर बॉडी चल रही है, चलती ही रह रही है, तब भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है इफ द पार्टिकल रीचेस टू द सेम पॉइंट आफ्टर एवरी टर्न। मतलब अगर देखो, अगर वो ये पार्टिकल है और बॉडी मोशन में है, और मोशन में ही है और यहाँ से ये वापस चल के यहाँ तक आ जाए, यहीं से स्टार्ट करे और यहीं पहुंच जाए, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने पर भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ऑल्दो इसके आगे भी वो जा सकता है, मगर यहाँ से घूम के वो यहीं पर आकर रुका, जैसे ही पहुंचा वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पर तक की वेलोसिटी जीरो हो गई। समझ में आई बात? Yes, sir. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आगे सुनिए। तो ये तो हो गया सर हमारी एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से दूसरी कौन सी वेलोसिटी होगी? सब बोलेंगे सर ये दूसरी वेलोसिटी सर, सर दूसरी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर दूसरी वेलोसिटी, अब मुझे कौन बता रहा है फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? हु विल टेल मी द फॉर्मूला? सबको पता होना चाहिए अब तो। v इंस्टेंटेनियस क्या करोगे? dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेयर x इज व्हाट? x इज पोजीशन, या पोजीशन का ही दूसरा नाम क्या है? तो पोजीशन का ही दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट है। अरे यार नहीं आया, हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो v से फिर से वही सेम, एकदम सेम कहानी। कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर फिर डिफरेंस दोनों में क्या है? तो वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस तब आएगा जब आपकी पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा। as long as distance and displacements are same, the velocity and speed will also be same, है ना? The moment your displacement and distance changes, the speed and velocity will also change. आई बात समझ? Yes, sir. ठीक है, सबने ये फॉर्मूलाज लिख लिया है, कोई दिक्कत है? सेम, फिर से वही सेम कहानी। तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वही सेम है, जैसा आपने स्पीड के लिए करा है वही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है। तो एक क्वेश्चन मैं पहले लेता हूं जहां से आपको चीज समझ आ जाए। स्पीड में बस एक चीज है, मैंने एवरेज फाइंड नहीं करवाया था, यहाँ पर एवरेज देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि x की इक्वेशन आपको दे रखा है मैंने, x इज इक्वल टू 4t² प्लस ऑफ 2t, ये x है। आपको बताना है फाइंड पहला v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, दूसरा v एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। मतलब दो चीजें बतानी है इसमें, v इंस्टेंटेनियस भी बताना और v एवरेज भी बताना। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे सब? पहले तो ये बताएं सारे के सारे। पहले dx by इंस्टेंटेनियस dt. निकालना है, तो करिए आप लोग, करिए इंस्टेंटेनियस आप लोग निकाल के बताइए, मैं एवरेज सिखाता हूँ। पहले इंस्टेंटेनियस का आंसर दीजिए आप लोग, फिर मैं एवरेज सिखाता हूँ।
सर 26 मीटर पर सेकंड। 26 मीटर पर सेकंड। चलो देख लेते हैं। v के लिए आपने dx by dt करना है। dx by dt का मतलब दोनों टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो। एक टर्म के डिफरेंशिएशन से दूसरे टर्म के डिफरेंशिएशन को कोई मतलब नहीं है, तो d by dt ऑफ 2t। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। मैं जानबूझ के एक एक स्टेप इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में कोई इशू ना आए। और एक बार अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ जाएगा तो फिर तो मैं 2 स्टेप डायरेक्ट स्किप कर सकता हूँ। प्लस ऑफ यहाँ पर 2 डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी 1, तो इसका मतलब स्पीड v की वैल्यू आ गई 8t प्लस ऑफ 2। नाउ आपको कहां पर चाहिए था ये वैल्यू? एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो v इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ऑफ 2, तो 26 आ रहा है मेरे हिसाब से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 26 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ v, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज 26 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा पॉइंट है v एवरेज। तो देखिए v एवरेज का क्या मतलब बताया था आपको? x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल, ये बताया था आपको v एवरेज का ये मतलब था। अब x फाइनल और x इनिशियल का क्या मतलब है यहाँ पर? व्हाट इज मेंट बाय x फाइनल एंड x इनिशियल? x फाइनल क्या चीज है, x इनिशियल क्या चीज है? जी सर। सर पोजीशन यहाँ इस केस में पोजीशन जो 4 सेकंड पे है माइनस जो 1 सेकंड पे है। बिल्कुल सही बात। इनिशियल का मतलब है कि वो पोजीशन जो t इक्वल टू 1 सेकंड पे, मतलब जो इनिशियल टाइम पे मेरी पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है, और जो फाइनल टाइम पे पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि आप इनिशियल पोजीशन अगर आप लिखेंगे तो इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब हुआ? x initial will be equal to 4 multiplied by time की initial value 1 plus of 2 multiplied by 1, तो 4 plus of 2 is equal to 6 मीटर। और फाइनल पोजीशन का क्या मतलब हुआ? फाइनल का मतलब हुआ जो फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पे, और फाइनल वैल्यू क्या है? 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो 64 प्लस ऑफ 8 दैट विल बी इक्वल टू 72 मीटर। तो अब आप एवरेज वेलोसिटी लिख दीजिए। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? 72 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस 4 माइनस ऑफ 1, तो ये आ गया सर 66/3 मीटर पर सेकंड। क्या ये आपका आंसर आया है? ये आंसर आया आप लोगों का या नहीं आया? तो मतलब 66/3 को आप फाइनली वो कर सकते हो 22 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? Yes, एवरेज sir. निकालना समझ में आया? कि एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल कर लेंगे, तो फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन विल गिव यू द एवरेज वैल्यू। तो फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन करोगे तो यही आएगा ना। फाइनल का मतलब कि फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पे, और इनिशियल मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम पे। नोट करिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एक्सेलरेशन सिखाता हूं। Sir, done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक और कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस ऑफ प्लस ऑफ 4। ठीक है, फाइंड पहला v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और दूसरा v एवरेज बिटवीन t इक्वल टू 1 या 2 ही ले लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का एवरेज बताना है आपको, और 2 सेकंड्स पे आपको इंस्टेंटेनियस बताना है। हरी अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आयुषी, आराध्या, देवांश एंड कौस्तु, प्लीज बी क्विक, ट्राई टू सॉल्व। पहले इंस्टेंटेनियस फिर एवरेज, कोशिश करो। सर इंस्टेंटेनियस 16 आ रहा है। इंस्टेंटेनियस 16 आ गया, चलो देख लेते हैं। सर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए पहली बात तो ये है कि हम
ये v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt कर सकते हैं। तो dx बाई dt करेंगे तो dx बाई dt, तो t क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 4। t की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 2, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4। बहुत बढ़िया, तो 4 3 12 4 16, 16 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। अब दूसरा क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो एक्स इनिशियल का मतलब क्या होगा, टी की वैल्यू इनिशियल वाली रखो। तो टी की वैल्यू इनिशियल वाली रखोगे तो 2 का क्यूब प्लस ऑफ 4, मतलब 8 प्लस ऑफ 4, 4 12 मीटर। फाइनल पोजीशन के लिए आप 4 रख दो, ठीक है। तो 4 का क्यूब प्लस ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू 64 प्लस ऑफ 4 68 मीटर। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, वी एवरेज की वैल्यू हो गई 68 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज 4 माइनस ऑफ 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 68 में से 12 घटा दीजिए, तो 68 में से 12 घटा 28 दीजिएगा, 56 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज इक्वल 28 टू 28 मीटर पर सेकंड विल बी द फाइनल आंसर। और सर जी सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा पावर कट बस था, यही क्या करा। यही स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है बस वही, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक और कराया है अभी, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा ऋषिक वही। ओके सर। नोट करिए सर इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पैरामीटर लिखिए जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया, नोट कर लिया, बोलो भी। और सर मैं पिछले तो वाले वेट का करता हूँ क्या आपके आंसर नोट आया था? करने से। पिछले वाले का क्या आया था आंसर, यस सर। एवरेज का 22 आया था। हाँ ओके सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये एक और पैरामीटर एक्सेलरेशन, और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो लिखिए एक्सेलरेशन, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने एक्सेलरेशन। यस सर लिख लिया। चलिए देखिए एक्सेलरेशन के मतलब को समझते हैं। तो एक्सेलरेशन के मतलब को समझने के लिए आप देखिए कि सर मान लीजिए कि आपका कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, दो पोजीशंस हैं। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। एट टाइम t1 वेलोसिटी इज v1 एंड एट टाइम 2 इज वेलोसिटी इज t2। मतलब एक पार्टिकल है जो उसकी a पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है और b पॉइंट पे पहुंच गया वो पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। ए पॉइंट पे उसको जो टाइम है, जिस टाइम पे वो पॉइंट ए पे था वो टाइम t1 है, और बी पे जब टाइम है वो t2 है। तो टाइम डिफरेंस t2 माइनस ऑफ t1 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी हैज चेंज्ड विद टाइम। करेक्ट है भाई, ए से बी जाने में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट विल चेंज विद टाइम। क्लैरिटी है, ए से बी जाने पर वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
भाई अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज निकाल लूं तो उसको क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप या पार्टिकल मूव कर रहा हो विथ चेंजिंग वेलोसिटी एज वेलोसिटी, जिससे वो उसके पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो सच दैट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो उस केस में हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आप कह सकते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, velocity is known as acceleration, is known as acceleration. Clear हो गई बात? That is the rate of change of velocity will be simply called as acceleration. v1 से v2 तक पार्टिकल गया है, तो अगर मैं इसमें पूछ लूं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम चेंज को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं। दूसरा हम ये कर लें चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू डेल्टा t। ठीक है, t2 माइनस ऑफ t1 इज इक्वल टू डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होगा, तो वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है याद रखना, अभी मैं कल किसी बैच में पढ़ा रहा था, उसमें बच्चों को यूनिट नहीं पता थी एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहां तक लिखिए सर। So done. देन अब इसमें दूसरी बात और सुनिए सर, छोटे छोटे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if velocity is constant then acceleration will be equal to 0। भाई अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आए, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अनडाउटेडली 0 होगी। यही तो होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, if velocity increases with time, increases with time, that is if final velocity is greater than initial velocity, तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा और हम कहेंगे कि बॉडी या पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है ना, मींस पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, मींस पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। क्या कर रहा है, पार्टिकल इस केस में एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली वो तो अभी हम समझेंगे, बट एक बात तो है कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इस केस में। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए कि पार्टिकल मूव कर रहा हो, मोशन में हो, अभी देखते हैं सर। दूसरा केस कि इफ वेलोसिटी इज या वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, if velocity decreases with time, अगर velocity time के साथ डिक्रीज कर रही हो, that is v2 is less than that of v1, तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आएगा, निगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, मींस पार्टिकल इज रिटार्डिंग और डीएक्सेलरेटिंग। ठीक है, मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, निगेटिव हो। एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इफ इट्स डिक्रीजिंग, तो उस केस में वी विल क्लेम दैट कि पार्टिकल इज रिटार्डिंग या पार्टिकल में रिटार्डेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. रिटार्डेशन का मतलब समझ में आता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसका पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है। रिटार्डेशन का ये बेसिक मतलब है। पहले इसको नोट करो, आगे बताता हूँ।
एक और चीज बताता हूं, हो गया। एक और पॉइंट सुन लीजिए, इसको नोट करके। हो गया, ओके कौस्तुभ, इसको मैं रेस कर रहा हूं। एक और पॉइंट सुन लीजिए, आपकी जो बॉडी है या पार्टिकल है, उसके एक्सेलरेशन को दो कैटेगरी में आप बांट सकते हो, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है। बेसिकली जो आपके एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन को। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है ऋषिक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और दूसरा कौन सा होता है ऋषिक भाई, दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये दो तरह के मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेटेड है तो दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबल केस हो सकता है। देखो एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना तो जरूरी है, बिना वेलोसिटी के चेंज हुए तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। तो अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यह है कि बेटा ऐसा मोशन जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो। अभी एग्जांपल दे दूंगा। और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, मतलब वेलोसिटी तो दोनों में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, मगर एक में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है और दूसरे में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर सेम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का चेंज हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर मेरी वेलोसिटी 0 थी, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 4 हो गई, यहां पर भी टाइम लगा 1 सेकंड, यहां पर भी टाइम लगा 1 सेकंड, ए से बी, बी से सी। और यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि आई स्टार्टेड विथ 0, यहाँ पर 2 1 सेकंड में पहुंचा मैं, यहाँ से 2 से 4 हुआ, ठीक है, ये कितने में 2 सेकंड्स में, ठीक है। मान लो ये ए बी सी। मुझे एक बात बताओ, ए से बी और बी से सी एक ही जैसा रेट ऑफ चेंज आएगा या नहीं आएगा, ए से बी में चेंज क्या होगा, इस केस में ए से बी पे अगर हम पहुंचे तो बी पे वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, तो ए से बी के बीच का एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 माइनस ऑफ, बिल्कुल सही, 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। ये जो प्लीज जो बच्चे एकदम चुप बैठे रहते हैं ना, बोला करें प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं। बी से सी अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बी टू सी, तो फाइनल इज 4 माइनस ऑफ 2 और टाइम फिर से कितना लगा 1, तो फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम है, कांस्टेंट है, तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा। यहाँ पे ए से बी पे जाइए तो 2 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी से सी पे जाइए, बी से सी पे जाइए, बी से सी पे, तो 4 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मैंने यहाँ से 2 ले लिया, तो 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम आए, क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम है क्या, दूसरे केस में दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं है सर दूसरे केस में, तो इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा। और पहला जो केस है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा।
मतलब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर प्लीज यूजुअली रिस्पॉन्ड। यूजुअली इसके लिए हम टाइम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करके वेलोसिटी चेंज करते हैं ना, जैसे आपने सर यहाँ टाइम चेंज कर दिया है। हाँ मतलब देखो वेलोसिटी वेलोसिटी का चेंज अलग कर दो या टाइम का चेंज अलग कर दो, द पॉइंट इज कि रेट ऑफ चेंज सेम नहीं आना चाहिए। अब वो या तो वेलोसिटी के अलग अलग वैल्यू की वजह से हो जाए या टाइम, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पॉइंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इफ इट इज नॉट सेम, then in that case motion is non-uniformly accelerated, and if the rate of change of velocity is same, then the motion is uniformly accelerated, right? यस सर। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक। Rest we'll discuss in the next class, that is on थैंक यू Monday. सर।